जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और फोर्थ चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी टॉपिक्स थे हर चीज के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया था। साथ में आज जो नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिस सीट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस सीट होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला एमटीपी है, दूसरा एआरटी जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं और साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज शामिल है। ओके, तो चलिए बात करेंगे वन बाय वन करके क्वेश्चन की। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? मान लीजिए कोई डिसीज है, ठीक है, और उसका हम अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं ताकि उसका सही से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए बना है? ठीक है, देखिए पहला है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पहले कंडीशन समझ लीजिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं और अर्ली डायग्नोसिस भी करना चाहते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम क्या होगी कि जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिस भी पैथोजेंस की वजह से हो रही है या जिस भी एजेंट की वजह से हो रही है, वो उस समय उतना ज्यादा उसका बॉडी के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा। जब कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगा तो जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं उन कन्वेंशनल मेथड से उसको हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर स्पेशल डायग्नोसिस, जो मतलब अलग तरीके के जो मेथड्स होते हैं डायग्नोसिस के, उन अलग अलग तरीके के मेथड से ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम इलिसा के नाम से जानते हैं, पहली टेक्निक। दूसरा दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये दूसरी टेक्निक है। नेक्स्ट है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस है, और लास्ट वाला हमारे पास है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला जिसमें सीरम और यूरिन एनालिसिस दिया है, इसमें से क्योंकि एक प्रकार के कन्वेंशनल मेथड में शामिल है, दो के दोनों, चाहे जो यूरिन का एनालिसिस हो या फिर सीरम का एनालिसिस हो, और इसमें अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पे उसको पता नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका डिटेक्शन किया जा सकता है। बाकी तीनों हैं, ऊपर के 2 और नीचे का जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है, इन सभी से अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, Which of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early? अगर उसको अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसको completely क्योर कर सकते हैं and treated properly, और उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है HIV इन्फेक्शन, दूसरा है जेनाइटल हर्प, तीसरा है गोनोरिया एंड लास्ट वाला है हेपेटाइटिस बी। इनमें से कौन सा ऐसा? तो देखिए HIV को कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो शुरुआत दौर में हो, अर्ली हो या लेटर स्टेज में हो। सेम इसी प्रकार से जेनाइटल हर्प और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों नॉन क्यूरेबल डिसीज होती हैं। आप दिमाग में बैठा लीजिए, तीन के तीनों याद कर लीजिए, ये नॉन क्यूरेबल डिसीज होती हैं। इनको चाहे आप अर्ली डिटेक्शन कर लिए, चाहे आप लास्ट में डिटेक्शन करें, इनका कुछ नहीं किया जा सकता इनका। बाकी जो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है गोनोरिया, अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो कंप्लीटली क्यूरेबल है। ओके, आशा करता हूं आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट ईयर से आए हुए क्वेश्चंस कलेक्टेड हैं इसमें, और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जिनकी आने की संभावना है कि हाँ नेक्स्ट जो अपकमिंग नीट एग्जाम है 24 का, इसमें आने की संभावना पूरी तरीके से है। तो आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो होल सिलेबस में कंप्लीट कराने वाला हूं उसके लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। देखिए बात करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें अगर एम्ब्रियो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता फीमेल में जो कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, पहले पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो कोई ऐसी फीमेल है जो गैमीट नहीं बना पा रही है, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही, तो उसमें फिर या तो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा या फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास जिप्ट और आईयूटी है, मतलब जिप्ट बोले तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी बोले तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, मतलब एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फिर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फिर जिफ्ट है, फिर ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, लास्ट में फिर से वही जिफ्ट है, गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और लास्ट में फिर से ICSI है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन कौन सा? जिफ्ट एंड IUT, ठीक है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, जिसमें हम जो एम्ब्रियो होता है, अर्ली एम्ब्रियो होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर जाइगोट होता है, जाइगोट को ही डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उसको आगे चल के प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, बट वो सुटेबल एनवायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं दे पा रही थी। ओके, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट, ध्यान से पूछना, क्या बोला? नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? गोनोरिया है, ठीक है, अभी हमने बात किया था, ठीक है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ट है, जेनाइटल हर्प है, और क्लेमाइडियासिस है। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया है, कौन सा? कि एक जेनाइटल हर्प भी एक ऐसी डिसीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है विद HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस B, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जेनाइटल हर्प, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया इसको? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? जेनाइटल हर्प करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कॉलम फर्स्ट में, एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स, कॉलम सेकंड में दिया है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, नीचे की तरफ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा गोनोरिया। गोनोरिया किस पैथोजन की वजह से होता है? तो बोले निसेरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? निसेरिया की वजह से होता है। सिफिलिस ट्रेपोनिमा की वजह से होता है, ठीक है। जो एड्स है, एड्स का तो आपको पता है HIV वायरस के द्वारा होता है, और बाकी एक वजह जेनाइटल वार्ट, वो किसके द्वारा होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन से आपको जहां मिल रहे हैं वहां पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे ए का फर्स्ट, ए का क्या हमारे पास सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। हाँ, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ऐसा ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जिसमें सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज शामिल हो। देखिए गोनोरिया दिया है, सिफिलिस दिया, जेनाइटल हर्प दिया है, लास्ट वाले में सेकंड वाले में मलेरिया बीच में दिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, फिर से मलेरिया दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, कैंसर दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। तो बाकी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्प, ठीक है, देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following group includes all sexually transmitted diseases? सेम क्वेश्चन की तरह पर ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे एड्स, सिफिलिस एंड कॉलेरा है, ठीक है। जो कॉलरा होता है ना, कॉलरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास HIV, मलेरिया, फिर से मलेरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। गोनोरिया, हेपेटाइटिस B एंड क्लेमाइडियासिस। नीचे वाले में फिर से हीमोफीलिया लिखा हुआ है, तो हीमोफीलिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। वो क्या सी डिसीज है? बोले तो बोल सकते हैं कि इनहेरिटेबल डिसीज है। क्या है वो? इनहेरिटेबल डिसीज है। तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जिसमें गोनोरिया है, हेपेटाइटिस B है और क्लेमाइडियासिस है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेनेरल डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू। अगर कोई वेनेरियल डिसीज है तो किसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकती है? पहला है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। देखो स्टेराइल नीडल की बात करो तो स्टेराइल नीडल बहुत साफ सुथरी नीडल होती है, ठीक है, तो उसके द्वारा तो फैलेगा नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन से किसी को ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या इससे हो सकता है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड मदर टू, ये टू है, यहां से सुनना बेटा, टू फीटस। इन्फेक्टेड मदर से फीटस की तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है क्या? लास्ट में फिर किसिंग है, और ई नंबर जो है वो इनहेरिटेंस है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं और इनके आधार पर हमें फिर से नए करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अगर हम देखें कौन कौन से यहां से हो सकते हैं, तो एक ट्रांसफर थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में तो हो जाएगा। और जो फीटस के थ्रू होता है, फीटस के थ्रू भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलती है। किसिंग के द्वारा नहीं फैलती है, इनहेरिटेबल नहीं होती है कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और ना ही स्टेराइल नीडल के द्वारा फैलती है।
तो ये दो ऑप्शन जहां भी आपको मिल रहे हैं वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी है, ए बी सी करके दिया, बी सी डी, लास्ट में बी सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, और आगे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, which method can be used for the women that cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development of the embryo। मतलब ध्यान से सुनना, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एग ऑब्लिक ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट उसके फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो आगे का डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, तो उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक, कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, नेक्स्ट है गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और लास्ट में है फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपसे पूछा गया है which methods can be used for the women that cannot produce the ovum। ओवम ने प्रोड्यूस कर रही, बाकी सब कुछ कर रही है, तो ओवम हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हम फेलोपियन के अंदर गैमीट को ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। नॉर्मल इंसेमिनेशन करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, which of these can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count। ठीक है, जिसमें मेल पार्टनर के पास बहुत लो स्पर्म काउंट होते हैं, तो उनमें से कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ICSI, IUI, ठीक है, और क्या है नेक्स्ट हमारा गिफ्ट है, नन ऑफ दीज है। आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए, इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस्तेमाल इसका भी किया जा सकता है, और एक और ऑप्शन हमारे पास इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या किया जाता है, जो मेल पार्टनर है उससे जो हेल्दी स्पर्म होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं संख्या में, तो इसलिए उनको कहीं पे फालतू में वेस्ट ना जाए, इसलिए डायरेक्ट उनको यूट्रस के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है। हालांकि अपनाया इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन भी जा सकता है। ओवम को कलेक्ट करके जो एक स्पर्म है उसी स्पर्म से डायरेक्ट उसको इंसेमिनेट करवा देते हैं, जिससे इंसेमिनेट बोले तो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट उसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर अब उस जाइगोट को ट्रांसफर कर देंगे, या तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर उसको यूट्रस के अंदर। ओके, तो इस तरीके से ICSI का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वो बहुत रेयर है। आपके पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या सुटेबल आंसर है वो हमारा IUI है। ओके, तो आशा करता हूँ आपके पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इस अपने लेक्चर में। इतना ही, और फिर आगे मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ में, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।